इसी में अपन विषाणु जनित रोग कर रहे थे। इसके अंदर पिछली क्लास में अपन ने सीप पॉक्स के बारे में देखा था कुछ, सीप एंड गोट पॉक्स। इसकी एपिडेमियोलॉजी अपन ने देखी थी, एटियोलॉजी देख ली थी। सही है। रोग जनकता वही होती है जो काउ पॉक्स की है, वही इसकी रोग जनकता है। 4-5 प्रकार की अवस्थाएं इसकी होती है, स्टेजेस होती हैं। रोसेला, पॉपुलर, वेसिकुलर और पस्चुलर और डेसिक्वेमिनेशन, 5 प्रकार की स्टेज इसकी अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की, क्लिनिकल साइन। अब लक्षण क्या क्या प्रदर्शित होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, 12 से 14 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 12 से 14 दिन का। इसके अलावा कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ये युवा पशुओं में सबसे ज़्यादा होता है। युवा पशु जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम युवा पशुओं के अंदर होता है, जिनके अंदर तनाव, पशु जो होता है सुस्त हो जाता है, तनावग्रस्त होता है, तनावग्रस्त हो जाता है। ये इसके अलावा अगला लक्षण तेज बुखार, तेज बुखार आना, आंख व नाक से स्त्राव आना, आंख व नाक से स्त्राव आना। प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। मैंने कल बताया था इसकी मृत्यु दर कितनी होती है, 50%। प्राणी की मृत्यु भी इसके अंदर हो सकती है। और इसकी मोर्टिलिटी रेट कितनी होती है, 50%। मोर्टिलिटी रेट इसकी कितनी होती है, 50%। इसमें जो टिपिकल साइंस जो मैंने आपको बताए थे इसके पॉक्स के, जैसे कि इरिथेमा होना, पेप्यूल्स का बढ़ना, वेसिकल्स का बढ़ना, पस्चूल्स का बढ़ना, इसके बाद में जो पपड़ी समान संरचना बनती है उसको स्केप्स कहा जाता है। उसके पश्चात उनके अंदर गांठों का निर्माण भी हो जाता है। स्केप्स बनने के पश्चात, यानी कि जो सूखी जो पपड़ी होती है, सूखी पपड़ी बनने के पश्चात कई बार गांठों का निर्माण भी हो जाता है। उन स्थानों पर गांठ भी बन जाती है, बन सकती है। हर डिजीज में ये नहीं होता। अगर डिजीज ज़्यादा घातक डिजीज नहीं है तो उसमें ये नहीं बनेगी, लेकिन अगर डिजीज ज़्यादा घातक है तो उस समय इन गांठों का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें जो लीजन्स जो होते हैं, जैसे कि स्केप्स का निर्माण होना, पोपुल्स का निर्माण होना, पस्चूल्स का निर्माण होना, ये सारे बाल रहित स्थानों पर ज़्यादा होते हैं। उस स्थान पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ऊन कम होती है। यानी कि अगर सीप की बात करें, लीजन्स जो होते हैं वो सीप में जहाँ ऊन कम होती है उस स्थान पर दिखाई देते हैं, जहाँ ऊन कम हो। या गोट की बात करें तो जहाँ पे बाल कम हो शरीर के ऊपर, उस स्थान पर ये दिखाई देते हैं। सीप में जहाँ ऊन कम हो या गोट के अंदर जहाँ बाल कम होते हैं उस स्थान के ऊपर ये लीजन्स जो होते हैं वो अधिक दिखाई देते हैं। जैसे कि सूखी पपड़ी का निर्माण होना, पस्चूल्स का निर्माण होना, स्केप का निर्माण होना, ये सारे जो लक्षण हैं वो बाल रहित स्थानों पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर भी ये हो सकते हैं, जैसे कि मुख हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी ये लीजन्स देखने को मिल सकते हैं। युवा पशुओं के अंदर एक फॉर्म पाई जाती है इसको, जिसको बोला जाता है मेलिग्नेट फॉर्म। यानी कि जो घातक फॉर्म जो होती है, यानी कि जो एक रोग होता है उसकी 2 फॉर्म होती है। एक होती है घातक फॉर्म, एक होती है थोड़ी कम घातक फॉर्म। तो ये घातक फॉर्म होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है
मेलिग्नेंट फॉर्म, मेलिग्नेंट फॉर्म। और कम घातक होती है उसको बोला जाता है बिनाइन, बिनाइन फॉर्म। तो ये जो मेलिग्नेंट फॉर्म होती है ये युवा पशुओं में ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, युवा पशु जो हैं सीप गोट में युवा, उनके अंदर ये ज़्यादा होती है। और वयस्क पशुओं में बिनाइन फॉर्म ज़्यादा होती है, वयस्क पशुओं में बिनाइन फॉर्म ज़्यादा होती है। ये हो गए इसके लक्षण। ये रोग के इंक्यूबेशन पीरियड आप सबको याद होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार 40 या फिलअप के अंदर इनको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जिसको FAT बोला जाता है, ये अपन करवा सकते हैं। अगार जेल इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट करवा सकते हैं, अगार जेल इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट। एक GID टेस्ट अपन इसके लिए करवा सकते हैं, सही है। इसके लिए आप CFT करवा सकते हैं। CFT के अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी अपन देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी दे सकते हैं। टिश्यू कल्चर भी इसके लिए करवा सकते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है ये अपन पिछले क्लास में पढ़ा था कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। ये सारे डायग्नोसिस के इसके विधियाँ हैं जिससे इसकी पहचान की जा सकती है। देखो, एक तो होता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। डायग्नोसिस भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। इसमें एक चीज और लिख लो, लक्षणों के आधार पर। लक्षणों के आधार पर अब दो प्रकार के डायग्नोसिस होते हैं। एक तो होता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, एक होता है टेंटेटिव डायग्नोसिस। टेंटेटिव पहचान, एक होती है कंफर्मेटिव पहचान। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जिसको बोल सकते हैं। टेंटेटिव डायग्नोसिस मतलब अनुमान लगा के किसी भी रोगी की पहचान करना या रोग कारक की पहचान करना। अनुमान लगाया जाता है किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर। उसके लक्षण देख के, जो पशु के अंदर जो लक्षण आ रहे हैं रोग के, उन लक्षणों के आधार पर अपन जो भी डायग्नोसिस करते हैं उसको बोला जाता है टेंटेटिव डायग्नोसिस। एक होता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। लैब के अंदर उसके सैंपल ले जाके, जैसे कि जो शरीर से होने वाले स्त्राव, मूत्र का सैंपल या फेसेस का सैंपल, रक्त सैंपल, या टिश्यू कल्चर, जैसे कि यहाँ पे आती है टिश्यू कल्चर से ही ये CFT हो गया, ये सारे ले जाके लेबोरेटरी में इनकी पहचान की जाती है। इनका लेबोरेटरी में इनकी जांच की जाती है। उस जांच से जो अपन बताते हैं, जो भी डायग्नोसिस करते हैं, उसको बोला जाता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। उसको बोला जाता है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। और लक्षणों के आधार पर जो पहचान की जाती है उसको बोला जाता है टेंटेटिव पहचान, टेंटेटिव डायग्नोसिस। सही है। तो लक्षणों के आधार पर कौन सी की जाती है? टेंटेटिव डायग्नोसिस। और ये जो मैंने टेस्ट बताए हैं इनके आधार पर क्या की जाती है? कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, जो लैब में की जाती है। ये तो हो गई इसकी पहचान। नेक्स्ट होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। विभेदीय पहचान, कौन कौन से रोगों से इसको अलग किया जा सकता है? ब्लू टंग, ब्लू टंग हो गया। इसके अलावा कॉन्टाजियस एक्टिमा,
कॉन्टाजियस एक्टिमा, ये 2 प्रकार के डिजीज हैं जिससे शीप एंड गोट पॉक्स को अलग किया जा सकता है। उपचार की अगर बात करें तो उपचार मैंने आपको बताया था, वायरस का कोई स्पेसिफिक उपचार नहीं होता, स्पेसिफिक विशिष्ट उपचार या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी लीजन्स जो होते हैं, जो अलग अलग लीजन्स उसके मैंने बताए बाल रहित जहाँ पे स्थान होते हैं, जहाँ पे बाल नहीं पाए जाते हैं, उस स्थानों पर ये लीजन्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इन लीजन्स को पीपी सॉल्यूशन से साफ किया जाता है। 1% पोटेशियम परमैंगनेट 1% पीपी सॉल्यूशन बनाया जाता है, उससे इस लीजन्स को साफ किया जाता है। साफ करने के पश्चात उनके ऊपर कई प्रकार के डिसइंफेक्टेंट लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बीटाडीन लगा दो ऊपर, या इसके अलावा बीटाडीन के अलावा कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम है वो अपन इसमें लगा सकते हैं, सही है। कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं इसके अंदर। और सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि बुखार को कम करने के लिए एनाल्जेसिक हो गया, दर्द को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक, घाव को कम करने के लिए नशेड़पन दे सकते हैं, सही है। एलर्जी को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हो गया, ये सारे पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण में वही बात, पशुशाला की साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छे से उसको साफ सफाई रखनी चाहिए, रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए, उसको खान पान उसका अलग रखना चाहिए, सही है। इसके अलावा इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध होती है, जिसको सी पॉक्स एंड कैप्री पॉक्स वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। सी पॉक्स या कैप्री पॉक्स वैक्सीन इसके लिए उपलब्ध होती है। जो 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, 6 माह से अधिक उम्र के पशु, उनमें इसको लगाया जाता है 6 माह से। ये आपको ध्यान रखना है, जो पॉक्स की जो वैक्सीन होती है वो 6 माह से अधिक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इसको लगाया जाता है। इसके लिए वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन उपलब्ध होती है, एक तो लाइव वैक्सीन हो गई, और एटेन्यूएटेड टिश्यू कल्चर वैक्सीन। एटेन्यूएटेड टिश्यू कल्चर वैक्सीन, तो ये दो प्रकार की वैक्सीन, ये तो टाइप होते हैं, ये वैक्सीन का नाम है सी पॉक्स वैक्सीन एंड कैप्री पॉक्स वैक्सीन। इसके अलावा लाइव और एटेन्यूएटेड टिश्यू कल्चर वैक्सीन ये तो उपलब्ध होती है। इसके टाइप है, ये हो गया रोकथाम और नियंत्रण। ये शीप एंड गोट पॉक्स कंप्लीट। नेक्स्ट आता है इसमें स्वाइन पॉक्स। स्वाइन का मतलब होता है पिग, सुअर। सुअर में होने वाला पॉक्स क्या कहलाता है, स्वाइन पॉक्स, सही है। इसमें जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वो पेट के नीचे वाले हिस्से में प्रदर्शित होते हैं। जो लक्षण इसमें प्रदर्शित होते हैं, इसमें ज़्यादा अपन कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा नहीं आते, तो इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लक्षण जो होते हैं, लक्षण प्रकट जो होते हैं वो पेट के नीचे वाले भाग में, पेट के नीचे वाले भाग में जो लक्षण इसके प्रकट होते हैं। इसके अगर इटियोलॉजी की अगर बात करें तो पॉक्स वायरिडी इसकी फैमिली है। पॉक्स वायरिडी फैमिली का कौन सा जीनस क्या हो गया, जीनस हो गया सुई पॉक्स। जैसे कि सीप और गोट में जीनस क्या था, कैप्री पॉक्स, सही है। उसी प्रकार स्वाइन पॉक्स में
इसका जीनस क्या हो गया? सुईपॉक्स वायरस। और इसका सदस्य क्या हो गया? स्वाइन पॉक्स वायरस। सदस्य क्या हो गया इसका? स्वाइन पॉक्स वायरस। स्वाइन पॉक्स वायरस, सुईपॉक्स वायरस, स्वाइन पॉक्स वायरस, ये हो गया। ये इसकी एटियोलॉजी हो गई। इसके अलावा इसकी मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है, मोर्टिलिटी रेट होती है, इस रोग की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। सुअरों में ये रोग अधिक फैलता है, सही है। इसके अलावा संपर्क में आने से फैलता है। क्या होता है? एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। इस कीटों के द्वारा भी ये रोग फैलता है। एपिडेमियोलॉजी क्या होगी? संपर्क में आने से या कीटों के द्वारा, संपर्क में आने से या कीटों के द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। एक बार इम्यूनिटी, जब एक बार रोग हो जाता है तो पशु के अंदर दोबारा कई वर्षों तक ये डिजीज नहीं होता है, क्योंकि शरीर के अंदर इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। लीजन्स की बात करें तो लीजन्स मैंने आपको बताया कि पेट के नीचे वाले भागों के अंदर लीजन्स उपस्थित होते हैं, और वो ही पांचों अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती है जो मैंने आपको सी पॉक्स और काउ पॉक्स के अंदर बताई थी। वो पांचों ही अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा चेहरे के ऊपर या पीठ के ऊपर भी इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जो लीजन्स होते हैं वो पेट के नीचे वाले भाग के साथ साथ चेहरे के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं और पीठ के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं। उपचार की बात करें तो उपचार वही, कोई इसका विशिष्ट उपचार नहीं होता, सहारात्मक और लक्षणात्मक उपचार इसका करना पड़ता है। ये हो गया स्वाइन पॉक्स। नियंत्रण, रोग और नियंत्रण की बात करें तो पशुशाला की अच्छे से साफ सफाई, कीट और जुओं के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिजीज है, पॉक्स डिजीज है, ये कीटों के द्वारा भी फैलता है। और कीटों के द्वारा फैलता है तो नियंत्रण में कीटों का नियंत्रण होना आवश्यक होता है, जिससे इस रोग को फैलने से रोका जा सके। पशुशाला के अंदर साफ सफाई अच्छे से, जो डिसइंफेक्टेंट से ही इस वायरस को ख़त्म किया जा सकता है, सही है। तो अच्छे से पशुशाला की साफ सफाई करनी चाहिए। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए, उसका खान पान भी अलग करना चाहिए, ट्रीटमेंट भी उसका अलग करना चाहिए, क्योंकि ये रोग जो होता है कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है, और कॉन्टैक्ट से फैलता है तो जाहिर सी बात है, जब रोगी पशु स्वस्थ पशुओं के कॉन्टैक्ट में आएगा तभी इस रोग का फैलाव होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कैमल पॉक्स। स्वाइन पॉक्स के बाद में कैमल पॉक्स, ऊंट के अंदर होने वाला पॉक्स वायरस। सॉरी, इसमें एटियोलॉजी की बात करें, एटियोलॉजी क्या होगी इसकी? वही पॉक्स वायरिडी फैमिली। इसकी फैमिली सबकी सेम है, केवल जीनस और सदस्य अलग होते हैं, बाकी जो फैमिली जो है वो पॉक्स वायरस की सबकी सेम है। पॉक्स वायरिडी का जीनस कौन सा हो गया? इसमें जीनस क्या था? सुई पॉक्स हो गया, सही है। शीप के अंदर क्या था इसका जीनस? कैप्री पॉक्स हो गया। कैमल पॉक्स के अंदर इसका जीनस आता है ऑर्थोपॉक्स वायरस। केटल में ऑर्थोपॉक्स वायरस था, कैमल में भी वही होता है ऑर्थोपॉक्स वायरस, सही है। इसका सदस्य क्या हो गया? कैमल पॉक्स वायरस। इसका कौन सा सदस्य? कैमल पॉक्स वायरस। कौन सा सदस्य हो गया इसका? कैमल पॉक्स वायरस। ये होगी इसकी एटियोलॉजी। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 15 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 15 दिन का। इसके लक्षण जो होते हैं वो शरीर के कई भागों पर दिखाई देते हैं। ऊँट के ऊपर इसके लक्षण कई भागों के ऊपर दिखाई देते हैं, जैसे कि होठ, सही है। इसके अलावा नाक वाला भाग, होठ का भाग, नाक का भाग, पलकें हो गई,
इसके अलावा पैरों पर और शरीर के अन्य भाग जहाँ पे बाल कम पाए जाते हैं, वह शरीर के अन्य भाग, अन्य भाग जहाँ बाल कम पाए जाते हैं, ऐसे स्थानों पर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। नॉर्मली रूप से कैमल पॉक्स जो होता है वो 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है, और एक बार इस रोग होने के पश्चात पशु ठीक होता है, उसके बाद में ये रोग कई वर्षों तक इसको नहीं लगता, क्योंकि इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, वायरस होने की वजह से इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। ये हो गया कैमल पॉक्स वायरस। इसमें ज़्यादा अपन कुछ पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये ज़्यादा आगे नहीं है। मुख्य रूप से क्या आता है, एक होता है काउ पॉक्स और एक होता है सीप पॉक्स। काउ पॉक्स और सीप पॉक्स, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पॉक्स के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो तो या तो काउ पॉक्स के बारे में आएगा या सीप पॉक्स के बारे में क्वेश्चन आता है। नया डिजीज अपन स्टार्ट करते हैं, रेबीज। रेबीज नाम तो सब लोगों ने सुना होगा रेबीज का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज है, क्योंकि इससे जो ये होता है, ये एक तो जंगली पशुओं के अंदर सभी प्रकार के, वैसे तो सभी प्रकार के जीवों के अंदर रेबीज हो सकता है, साथ ही मानव में भी रेबीज हो सकता है। जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये जूनोटिक डिजीज है। क्या है, एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है जो पशुओं से मानव के अंदर इस रोग का संक्रमण हो सकता है। सही है। इसका फैलाव मुख्य रूप से कैसे होता है, इसका फैलाव जो होता है वो पशु की लार के द्वारा होता है, क्योंकि ये 5 दिन तक पशु की लार के अंदर उपस्थित हो सकता है। और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में इसका फैलाव होता है वो मुख्य रूप से डॉग के काटने पर होता है। किसके काटने पर? डॉग के काटने पर होता है। और जो इसकी लार में मैंने बताया कि संक्रमण जब होता है तो वो जो वायरस होता है इसकी लार में 5 से 6 दिन तक उपस्थित रहता है। और जिस वक्त ये लार में उपस्थित है उस वक्त अगर पशु, उस वक्त अगर कोई कुत्ता या डॉग किसी मनुष्य को काटता है या किसी दूसरे जीव को काटता है तो उसकी लार के द्वारा वो उस घाव से होते हुए शरीर के अंदर वायरस प्रवेश कर जाता है। इसका संक्रमण जो होता है वो मुख गुहा से नहीं होगा, खाने पीने से नहीं होगा, क्योंकि खाने पीने से अगर वायरस शरीर में जाता है तो अपने शरीर में पाए जाने, आमाशय में पाया जाने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है HCl, उसके द्वारा इसको नष्ट किया जा सकता है या नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए इस वायरस का संक्रमण केवल डायरेक्ट रक्त में जाने से ही होगा। और डायरेक्ट रक्त में कैसे जाएगा? जब पशु, कोई भी पशु जो होता है जैसे कि डॉग, कोई भी संक्रमित पशु किसी स्वस्थ पशु को काटेगा तो काटने के पश्चात उस घाव से होते हुए वो वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। और इसके अलावा ये है तंत्रिका स्नेही वायरस है। तंत्रिका स्नेही, तंत्रिका स्नेही का मतलब होता है न्यूरोट्रोपिक। तंत्रिका स्नेही वायरस, न्यूरोट्रोपिक। न्यूरोट्रोपिक जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पॉक्स वायरस पढ़ा था, वो एक त्वचा स्नेही वायरस अपन ने पढ़ा था। त्वचा स्नेही का मतलब होता है कि ये जो लक्षण होते हैं, ये अपने लक्षण ये त्वचा के ऊपर दिखाता है, इसलिए इसको त्वचा स्नेही बोला जाता है। लेकिन अब रेबीज की बात करें तो मैंने कहा तंत्रिका स्नेही, मतलब इस वायरस में अफेक्ट कौन होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसे
रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसलिए इसको तंत्रिका स्नेही वायरस कहा जाता है। इसके उपनाम की अगर बात करें तो इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डर लगना, वाटर यानी कि जो जल है उससे डर लगना, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। तो जो रोगी जो होता है उसको पानी से डर लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसके अलावा लाइसा इसको कहा जाता है, क्योंकि लाइसा वायरस के द्वारा, इसका जीनस क्या होता है, लाइसा वायरस जीनस है, उसके द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। रेग इसको रेग नाम से भी जाना जाता है, टोलवुड के नाम से भी इसको जाना जाता है, हड़क्या के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि गांव में हड़क्या इसको बोला जा सकता है। इसके अलावा जलटाका इस नाम से इसको जाना जा सकता है। ये दोनों जो है हड़क्या और जलटाका, ये गांव में इसको जाना जाता है, कई गांव में इस नाम से भी जाना जाता है, बल्कि अपन साइंटिफिक नाम से बोले तो हाइड्रोफोबिया इसको कह सकते हैं। लाइसा इसको नाम से जाना जाता है, रेग टोलवुड इसको नाम से जाना जाता है। ये हो गया इसका उपनाम। रेबीज रोग को इन नामों से भी जाना जाता है। इसके मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो मुख्य लक्षणों में उत्तेजना, मुख्य लक्षणों में क्या हो गया, उत्तेजना, यानी कि जो पशु होता है उसमें बहुत ही ज्यादा उत्तेजना आती है। अत्यधिक लार का गिरना, अत्यधिक लार गिरना, जो पशु इससे संक्रमित हो जाता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा लार का निर्माण होने लग जाता है, क्योंकि ये वायरस जो होता है वो लार में पाया जाता है। कम से कम भी 5 से 6 दिन, संक्रमण के 5 से 6 दिन तक यह जो है सबसे पहले किसमें पाया जाएगा, लार में। और जब लार से निकलने के बाद ये शरीर के अन्य अंगों में जाएगा तब उसके लक्षण दिखाई देंगे। यानी कि पहले भी जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वो कहाँ जाएगा, मुख गुहा में लार ग्रंथियों में जाएगा, और लार ग्रंथियों में जाने के बाद लार के द्वारा बाहर स्त्रावित होता रहता है। और जब ये लार में उपस्थित होता है वायरस, तब तक इसके कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होते इस वायरस के। जब तक ये लार में उपस्थित होता है तब तक इस वायरस के कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, और ये लार से निकलने के पश्चात शरीर के अन्य अंगों में जाएगा, उसके बाद में इसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं। सही है। तो इसमें मुख्य लक्षण क्या हो गए, उत्तेजना, अत्यधिक लार गिरना, अत्यधिक लार गिरना। इसके अलावा पागलपन, पशु जो होता है मैड हो जाता है, मतलब पशु जो होता है पागल हो जाता है। हर किसी को, कुत्ते की अगर बात करें तो वो हर किसी को काटने लग जाता है, चारों तरफ दौड़ने लग जाता है, तो पागलपन पशु के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अति संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता। इसके बाद में इसके लक्षण आता है मृत्यु, क्योंकि ये एक प्रकार का घातक डिजीज है। क्या है, घातक रोग है। घातक रोग है मतलब इसके अंदर मृत्यु, लगभग पशु की मृत्यु होती ही होती है। एक बार ये रेबीज किसी के अंदर हो गया और इसके लक्षण प्रकट हो गए तो उस पशु की या उस इंसान की मृत्यु होती है। इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा घातक रोग कहा गया है। क्या कहा गया इसको, बहुत ही ज़्यादा घातक रोग इसको कहा गया है। ये इसके बारे में थोड़ा सा था, बाकी अपन इसके एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, ये सब बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।